अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है वो बीएस बॉटनी का टॉपिक है डिफ्यूजन, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन ये डिफ्यूजन एक जनरल टॉपिक है, हम लोग इसको जो है वो जनरली स्टडी करेंगे। डिफ्यूजन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं जी डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन जब हम लोग इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो डिफ्यूजन ये इस तरह से है कि हमारे पास इसमें मालिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि डिफ्यूजन को डिफाइन कैसे करते हैं, द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर आप हम लोग इसकी अब एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है पेट्रोल आ जाता है, उसके बाद ये परफ्यूम्स वगैरह आ जाती हैं, ये वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। उसके बाद वोलाटाइल सॉलिड्स में देखा जाए तो ये कैम्फूर आ जाती है, नेफ्थलीन वगैरह आते हैं। ये इस तरह से है कि हमारे पास जो ये परफ्यूम है, इसकी फ्रेगरेंस अगर हम लोग एक कॉर्नर पे रूम के जब इसका जो है ना वो इसको लगाएं या इसे जो है ना यूज़ करें या इसका कैप ओपन करें तो इसके रिज़ल्ट में पूरे रूम में इसकी फ्रेगरेंस जो है वो स्प्रेड हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें पेट्रोल, तो इसका भी सेम, उसकी स्मेल जो है ना वो जल्दी से डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स। उसके बाद वो फैक्टर्स हमने ये देखने हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को या प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल हमारे पास फैक्टर है जो वो है केमिकल पोटेंशियल। इसको हमने शो किया CP से, यानी कि केमिकल पोटेंशियल हमने देखना है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है जी, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैटर से। मैटर जो है उसके 3 स्टेट्स हैं। पहली स्टेट है सॉलिड, दूसरी स्टेट है लिक्विड, तीसरी स्टेट है गैसेस। अगर हम लोग जनरल देखें, जनरल जो है मैटर की 3 ही स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर हमारे पास गैस हो, इनके जो हमारे पास कोई भी कंटेनर होगा या जनरल बात करें, इनमें हमारे पास मालिक्यूल्स मौजूद होंगे। सॉलिड में भी मालिक्यूल्स मौजूद होंगे, लिक्विड में भी मालिक्यूल्स मौजूद होंगे या फिर गैस में भी मालिक्यूल्स मौजूद होंगे। हम लोग किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की बात कर लें, वो मालिक्यूल्स पे कंसिस्ट होती है। उनके जो मालिक्यूल्स होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो काइनेटिक एनर्जी होती है मालिक्यूल्स की मोशन की वजह से होती है। हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं और उसके अलावा फ्री एनर्जी भी कहते हैं, जो कि मालिक्यूल जो है ना इटसेल्फ कैरी की होती है। जो हमारे पास मालिक्यूल्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास होगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे। यानी कि अगर हमारे पास मालिक्यूल्स का टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो और उस मालिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही हो, उसको हम लोग कहेंगे केमिकल पोटेंशियल। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है? केमिकल पोटेंशियल क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। यहाँ पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स अबव द -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। ये हमारे पास थी इसकी डेफिनेशन। और फिर इसमें हमने सारा इसका फिनोमिना भी देख लिया, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। उसके अलावा हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं जी। ये हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर की जो है ना ये इसमें हमारे पास 8 मालिक्यूल्स हैं, ब्लू जो मार्कर के साथ शो किए हैं। ये जो मालिक्यूल्स हैं ये कंटेनर की वाल के साथ भी कोलिजन शो करते हैं, यानी कोलाइड करते रहते हैं। उसके अलावा ये आपस में भी मालिक्यूल्स कोलाइड करते रहते हैं। ये मालिक्यूल्स मौजूद हैं जी हाई कंसनट्रेशन पे। अब क्या होगा जब ये मालिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन पे मौजूद हैं, ये कंटेनर की वाल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, आपस में भी कोलाइड करेंगे। इनके रिजल्ट में क्या होगा कि ये मालिक्यूल्स मूव कर जाएंगे जी लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, या फिर उस रीजन में मूव करेंगे जहाँ पर जो है ना वो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे कोई भी मालिक्यूल मौजूद नहीं है। अब इस तरह से होगा कि मालिक्यूल मूव करेंगे जी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। इस प्रोसेस को हम लोग सिंपली कह देते हैं डिफ्यूजन। अब जितने मालिक्यूल ज़्यादा मूव करेंगे हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इस जो है ना वो सारी डायग्राम को यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी। ये हमने जो डिफ्यूजन था इसको कैपिटल D से शो किया, जो केमिकल पोटेंशियल है उसको CP से शो किया अपनी आसानी के लिए। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केमिकल पोटेंशियल पे, यानी कि मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल कह रहे हैं। ठीक हो गया। फिर हम लोग कह रहे हैं कि अगर केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा हो मालिक्यूल्स का तो उसके रिजल्ट में रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। ठीक होगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं कि केमिकल पोटेंशियल और किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है और प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है।
टेम्परेचर और प्रेशर केमिकल जो है पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इफेक्ट हो रहा है। ये हमारे पास था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हम लोगों ने स्टडी करना है डेंसिटी, कि किस तरह से डेंसिटी है जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट कर रही है। डेंसिटी की डेफिनेशन देखी जाए तो डेंसिटी है जी मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ यानी हम लोग कह सकते हैं कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसके बाद हम लोग इसका जो है ना डेंसिटी किस तरह से जो है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन पे इफेक्ट हो रही है, हमने इसको अब एक्सप्लेन करना है। ये हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में ये जो 4 बल्कि 5 ब्लू मार्कर के साथ शो किए गए हैं मालिक्यूल्स, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। ये जो 5 मालिक्यूल्स हैं ये हमारे पास हैं डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, यानी कि ये वो पार्टिकल्स हैं जिन्होंने डिफ्यूज़ करना है, यानी कि जिन्होंने रेट ऑफ डिफ्यूजन शो करना है, यानी कि जिन्होंने डिफ्यूज़ हो के हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना है। ये 5 वो मालिक्यूल्स हैं। ये डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स क्या हैं जी? ये डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हाई कंसनट्रेशन पे मौजूद हैं, जबकि जो ये हमारे पास एम्प्टी स्पेस है या गैप है सारा ये लोअर कंसनट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल कोई भी मौजूद नहीं है। एक है लेकिन वो हम लोग उससे जो है ना वो इग्नोर करेंगे, यानी कि वो ना होने के बराबर है। एक साइड पे 5 है, एक साइड पे 1 है, कुछ भी नहीं, मेजॉरिटी उस साइड पे। इसलिए अब इस तरह से होगा हमारे पास कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, या हम लोग इसे पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ये डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं, इन्होंने डिफ्यूज़ होना, लेकिन इनके रास्ते में हमारे पास ये जो ब्लू मार्कर में है जनाब, ये बैरियर्स हैं। ये जो हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4, यानी कि ये 4 बैरियर्स हैं। इनमें गैप भी बहुत कम है। ये जो बैरियर्स हैं इनको हम लोग कह रहे हैं डिफ्यूजन मीडियम, यानी कि ये वो मीडियम है जिनमें से डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स ने पास हो के दूसरी साइड पे जाना है, या फिर ये वो मीडियम है जिनमें से डिफ्यूजन का प्रोसेस होना, यानी कि डिफ्यूजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं जिन्होंने डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करना है उन्होंने पास हो के हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना है। ये हायर है, ये लोअर कंसनट्रेशन है। अब होगा इस तरह कि ये जो डिफ्यूजन मीडियम है यहाँ पे, ये डिफ्यूजन मीडियम क्या कर रहा है यहाँ पे? ये डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स के रास्ते में रेजिस्टेंस काज कर रहा है, यानी कि रुकावट बन रहा है। उन मॉलिक्यूल्स को इस साइड से उस साइड पे नहीं जाने देगा, यानी कि हायर से लोअर साइड पे नहीं मूव करने देगा। ये किस तरह से होगा जी? ये इस तरह से होगा कि जो डिफ्यूजन मीडियम है वो तो रेजिस्टेंस काज कर ही रहा है, लेकिन जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स है जिन्होंने डिफ्यूज़ होना है वो क्यों नहीं पास हो रहे? उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। उसकी वजह ये है कि जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई है, यानी कि वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए वो पास नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत कम है। अगर यहाँ पे हम लोग गैप जो है ना वो बढ़ा दें फिर तो वो आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन वो पास क्यों नहीं हो रहे डिफ्यूजन मीडियम में से? क्योंकि वो पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जब उन पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? उसके रिज़ल्ट में रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जब उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरे तरीके से हम लोग, दूसरा ये है कि जो डिफ्यूजन मीडियम है उनके पार्टिकल्स बड़े हैं। ये देख लें जी, 4 पार्टिकल्स उनके बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो हमारे पास डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स के लिए गैप भी कम है पास होने के लिए। डिफ्यूजन मीडियम जो है ना रेजिस्टेंस काज कर रहे हैं, डिफ्यूजन मीडियम की डेंसिटी भी हाई है क्योंकि उनके पार्टिकल्स बड़े हैं। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? उसके रिज़ल्ट में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी और रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स को आसानी से नहीं गुजरने देंगे। ये हो गया। इसके बाद हमने अब जो है ना आना है इसकी एग्जांपल की तरफ, कि ये डेंसिटी वाली एग्जांपल इसमें कौन से हम कोड करेंगे? शुगर की एग्जांपल हम लोग कोड करेंगे। शुगर क्या है जी? शुगर हमारे पास इस तरह से है कि अगर हम लोग शुगर को कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करना चाहें तो वो नहीं होगी, जबकि अगर हम लोग उसी वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे तो वो शुगर आसानी से उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। उसकी क्या रीज़न है कि कोल्ड में क्यों नहीं हुई, हॉट में क्यों जो है वो शुगर डिज़ोल्व हो गई है? उसकी रीज़न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास हॉट वाटर होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है। सिंपल सी चीज़ है। जब उस हॉट वाटर का टेम्परेचर हाई होगा तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स की, शुगर के मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करेगी? वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर पहले मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर उन्हें ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उसके रिज़ल्ट में मॉलिक्यूल्स में आपस में जो केमिकल बॉन्ड्स होंगे वो टूट जाएंगे
केमिकल बॉन्ड्स जब टूटेंगे तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो क्या होगा जी, उनकी डेंसिटी कम होगी। अगर पहले मालिक्यूल इतना बड़ा है और जब हमने उसे हीट प्रोवाइड किया तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, मालिक्यूल बिल्कुल छोटा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिसके रिजल्ट में क्या होगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो है उनकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। वो मालिक्यूल कम रेजिस्टेंस काज करेंगे बल्कि इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिपेंड्स। यहाँ फिर ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास ये है कि डेंसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डेंसिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर वन है हमारे पास मालिक्यूलर वेट ऑफ मालिक्यूल्स, यानी कि हम लोग जो मालिक्यूल्स अंडर स्टडी हैं या जो मालिक्यूल्स हमने यूज़ किए हैं अपने प्रोसेस में, उनका मालिक्यूलर वेट क्या है। पहली चीज़ ये है कि डेंसिटी उस चीज़ पे डिपेंड करती है। दूसरा इसमें आता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स, यानी कि उन मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल सॉलिड्स की बात की जाए तो सॉलिड के मालिक्यूल में डिस्टेंस बहुत कम होते हैं, यानी कि सॉलिड के मालिक्यूल जो होते हैं वो पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनमें जो है ना वो माइन्यूट सा डिस्टेंस होगा। जब सॉलिड के पार्टिकल्स में डिस्टेंस कम होगा तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में उन पार्टिकल्स की या सॉलिड्स की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा सॉलिड में। जबकि गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। किसी भी कंटेनर की भी बात कर ली जाए तो हमारे पास ये इस तरह से, अगर ये कंटेनर है ये उसमें पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स जो है ना उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में उनमें जो है ना वो हमारे पास डेंसिटी जो होगी गैसेस के पार्टिकल्स की वो कम हो जाएगी, या फिर गैसेस की डेंसिटी कम हो जाएगी। और इसके रिज़ल्ट में होगा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई हो जाएगा। हमने यहाँ से क्या जो है ना वो देखा है कि दो फैक्टर्स हैं जो कि डेंसिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। नंबर वन कौन सा था, नंबर वन था हमारे पास मालिक्यूलर वेट और दूसरा था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स। इनको भी हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास थर्ड फैक्टर है यहाँ, उसके बाद यहाँ पर आता है जी ग्राहम्स लॉ, यानी कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी इसको कहते हैं हम लोग। किस तरह से ग्राहम ने जो है वो एक्सप्लेन किया, इसमें हमारे पास हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग जो है वो रेज कर देते हैं। ग्राहम्स लॉ की हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास सपोज करते हैं कि जी ये दो गैसेस के मालिक्यूल हैं। ये हमारे पास है जी पहला मालिक्यूल, ये दूसरा मालिक्यूल है गैस का। इस तरह से होगा कि इस गैस के मालिक्यूल की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उसको हम लोग R1 कहेंगे, इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उसको हम R2 कहेंगे, इसकी जो डेंसिटी होगी उसको हम लोग D1 कहेंगे, इसकी डेंसिटी को हम लोग D2 कहेंगे। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ जो डिफ्यूजन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है, ग्राहम्स ने हमें ये बताया कि जो R1 है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस है या रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस है। ठीक है, ये दो गैसेज हमारे पास, उनके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। ये R1 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, R2 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस, और ये इक्वल का साइन है और ये स्क्वायर रूट है। फिर उसके बाद D2 है डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस और D1 है डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। ग्राहम्स ने हमें ये बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ये रेट को शो कर रहे हैं, जो हम लोगों ने बटे की फॉर्म में लिखा R1 ओवर R2। ग्राहम्स ने हमें बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है जी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। नहीं समझ आए, इसको हम लोग दोबारा करते हैं जी कि ग्राहम ने हमें क्या बताया। ग्राहम ने हमें ये बताया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली नहीं है बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि R1 ऊपर है यहाँ पे D1 नीचे है, यानी कि ये दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें ये बताता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। सिंपल है, R1 जो है वो डेंसिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस है, R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस है, और ये डेंसिटी ऑफ सेकंड और डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। इसके बाद हमारे पास आते हैं हम लोग
थर्ड फैक्टर की तरफ आते हैं, ये जो हमने नीचे किया जी। थर्ड फैक्टर इसका क्या है, वो है जी डिफ्यूजन प्रेशर। ये भी डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो इफेक्ट कर रहा है। डिफ्यूजन प्रेशर क्या चीज़ है, इसको हम लोग डीपी से शो करते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर हमारे पास ये है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, यानी कि ये हमारे पास डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स है जिन्होंने यहाँ से डिफ्यूज़ होकर इस साइड पे जाना है। ये जो पार्टिकल्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो प्रेशर डिफ्यूजन मीडियम पे भी जो है ना वो एग्जर्ट कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। इसके अलावा वो प्रेशर वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी लगा सकते हैं। इस प्रेशर को हम लोग कहेंगे ये डिफ्यूजन प्रेशर है, यानी कि ये प्रेशर किस चीज़ का है, ये प्रेशर है हमारे पास उन पार्टिकल्स का, उन मॉलिक्यूल्स का जिन्होंने डिफ्यूज़ होना है। इस प्रेशर को हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। ये डीपी हमें शो कर रहा है डिफ्यूजन प्रेशर को। डिफ्यूजन प्रेशर किसके इक्वल है, डिफ्यूजन प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, यानी कि जितने ज़्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होंगे उतना डिफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ कॉपर सल्फेट, ये कोई इतना जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, मतलब कि इसमें सिंपल था, जो हमने पहले भी कंटेनर बनाया कि हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है ना वो मूव करते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिफ्यूजन के टॉपिक में डेफिनेशन सबसे पहले देखी, फिर एग्जांपल देखी, फिर उसमें हमने फैक्टर्स देखे। सबसे पहला फैक्टर केमिकल पोटेंशियल देखा, दूसरा फैक्टर जो है वो हमने डेंसिटी देखी है, तीसरा फैक्टर जो है वो हमने अभी देखा है जी ये डिफ्यूजन प्रेशर। यानी कि जो हमारे पास था केमिकल पोटेंशियल और डिफ्यूजन प्रेशर, ये दोनों डायरेक्टली है रेट ऑफ डिफ्यूजन के, जबकि डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग यहाँ पे अगर करना चाहें, CP का मतलब केमिकल पोटेंशियल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन पे, डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरा इसमें क्या फार्मूला था हम लोगों ने जो किया था, डेंसिटी। डेंसिटी जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी रेट ऑफ डिफ्यूजन। तीसरा हमारे पास क्या था, तीसरा था हमारे पास डिफ्यूजन प्रेशर। ये क्या, ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो है ना ये तीन फैक्टर्स हैं, यही सिर्फ हम लोग अगर याद रख लेंगे तो हमारे पास हम तीनों फैक्टर्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ जो है ना अब रह गया जो है वो लास्ट टॉपिक है डिफ्यूजन का, कि डिफ्यूजन की इम्पॉर्टेंस क्या है प्लांट्स में। क्योंकि हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जी इसकी जो है ना वो प्लांट्स पे। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन क्या है जी। इसकी इम्पॉर्टेंस को हम समझने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बनाते हैं। इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं जी एक ट्री है जी, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। सपोज करते हैं हमारे पास एक लीफ लगा हुआ है जी, चलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं करते, ये ट्री है जी, यहाँ पर हम लोग एक इसका जो है ना वो लीफ बना लेते हैं। ये हम लोग एक लीफ बना लेते हैं सिंपल सा जो है समझने के लिए। आप अब होगा इस तरह से कि ये हमारे पास रूट्स, यहाँ पर सॉइल है, इसमें वाटर भी मौजूद है, और उसके बाद हमारे पास साल्ट्स मिनरल्स वगैरह मौजूद होगा इस तरह से कि इसकी डिफ्यूजन की अगर हम लोग इम्पॉर्टेंस की बात करें या सिग्निफिकेंस की, जो वाटर या साल्ट्स सॉइल में मौजूद होते हैं वो रूट्स में अब्ज़ॉर्ब होते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू अब्ज़ॉर्ब होते हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू अब्ज़ॉर्ब होते हैं। ये इसकी पहली एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस आ गई कि वाटर या साल्ट जो रूट में ये सॉइल में मौजूद हैं वो भी जो है ना वो रूट्स में अब्ज़ॉर्ब होते हैं। किस तरह से होते हैं जी, डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। ठीक होगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास ये अगर लीफ है, लीफ में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। होगा इस तरह से कि लीफ जो है ना हमारे पास ये रेस्पायर भी करता है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ जो है वो लेता जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से सिंपली जो है वो रिलीज़ करता जाता है। हम लोग सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं कि आसानी से समझ आ जाए। पहले इसकी जो है ना वो एप्लीकेशन ये थी। दूसरी ये हुई कि हमारे पास लीफ में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इनलेट होती रहती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती रहती है। ये सारा प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू मेसोफिल सेल्स में।
बेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ में। उसके बाद हमारे पास ये 2 हो गए, इसमें हमारे पास यानी कि इसकी एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जो प्लांट्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जी जाइलम और दूसरा होता है जी फ्लोएम। जाइलम क्या करता है जी, जाइलम वाटर की कंडक्शन में रोल प्ले करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है ना फूड की कंडक्शन में या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में या मिनरल साल्ट्स वगैरह में रोल प्ले करता है। अब इस तरह से होगा कि जाइलम और फ्लोएम अपनी फूड और वाटर दोनों किस प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो मतलब कि कैरी करेंगे, मतलब या किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम वर्क करते हैं, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही करते हैं। यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू ये जो है ना वो जाइलम और फ्लोएम अपनी फूड और वाटर प्लांट्स की रिक्वायर्ड एरिया में जो है ना वो भेज देंगे। ठीक हो गया, या फिर जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी। ये इसकी एग्जांपल्स थी। उसके बाद हम लोग एक और भी कर सकते हैं कि जी फंजाई जो है वो डाइजेस्टेड फूड को भी अब्जॉर्ब करती है डिफ्यूजन के थ्रू। इसके अलावा फोटोसेंसिस के प्रोसेस में भी डिफ्यूजन के जो है ना वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था। इसमें जो है ना हमने इसलिए डिटेल बताई है कि सारा जो है ना आसानी से क्लियर हो जाए। यानी कि ये बेसिक जो है वो कंसेप्ट है डिफ्यूजन का सारा ही, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, उसके फैक्टर्स, फिर उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस भी बताई है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो भी जनरल कॉन्सेप्ट्स होंगे। फिर उसके बाद हम लोग बेसिक जो है वाटर रिलेशंस की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास सेमेस्टर 4 का टॉपिक था बेसिकली, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग जो टॉपिक्स होंगे उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप जो है ना वो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दें। बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।